स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीएड तृतीय वर्ष में शैक्षिक प्रशासन अर्थात एजुकेशन अगर आप विषय वस्तु लेते हैं तो उसमें जो पेपर 3 होता है अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र होता है बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र में। तो जो तृतीय पेपर होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मेरे प्यारे दोस्तों है आपका शैक्षिक प्रशासन, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या नाम है आपका? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन। आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासनिक सेवा होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है और प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिक्षा पर एक प्रकार से हावी होती हैं, शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम को संशोधित करती हैं, उसमें बदलाव करती हैं, उसमें एक प्रकार से उसको बढ़ावा देती हैं, आगे बढ़ाती हैं उसको। एक प्रकार से किसी को मान लेते हैं, किसी को ख़त्म करना हो किसी प्रणाली को तो कैसे करती हैं, पाठ्यक्रम निर्धारण हो या इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे, तो उसको हम पढ़ते हैं। यानी कि जब हम प्रशासनिक सेवा पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा लोक प्रशासन, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत बात की जाए, जब आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें लोक प्रशासन आपका पेपर 1 होता है। तो उसमें आपने देखा होगा प्रशासनिक सेवा के बारे में पढ़ा होगा। प्रशासन मतलब होता है, क्या होता है प्रशासन का मतलब? सीधा सा प्रशासन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी विषय वस्तु की बात की जाए, किसी भी विषय वस्तु में प्रशासन जो होता है वह उस विषय वस्तु को चलाने के लिए मतलब एक प्रकार से सबसे अच्छी चीज़ होती है। जैसे बात की जाए अगर जो है प्रशासन की, तो प्रशासन जो होता है उसमें तमाम सारी चीज़ें, जैसे प्रशासन देखते हैं कि जो पुलिस वगैरह है या फिर जो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उन पर कंट्रोल कौन करता है, जैसे कि जो आपके आईएएस वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इन सभी वाले जो होते हैं सर्विसेज, तो ये जो होते हैं मतलब कि प्रशासनिक सेवा देखते हैं जो कि एक प्रकार से जन कल्याण के लिए होते हैं, लोगों के जन के लिए, मतलब कि लोग के हिताय के लिए होते हैं, लोक हिताय के लिए होते हैं, इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ों के लिए होते हैं। हमने लोक नियोजन को लेकर के अच्छे तरीके से लेक्चर बना दिया, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अभी शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी को बताने का प्रयास करेंगे आपके सामने लिखित रूप में। ठीक, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि मुद्दे को दरअसल यहाँ पर आपको बताएंगे कि शिक्षा में जो प्रशासनिक सेवा होता है और किस तरीके से प्रशासन के द्वारा शिक्षा को कंट्रोल किया जाता है और शिक्षा में प्रशासन किस प्रकार से हावी होता है, शिक्षा और प्रशासन का क्या संबंध होता है, किस प्रकार से दोनों एक प्रकार से इंटर रिलेशनशिप रखते हैं, इन मुद्दों पर हमको इस पेपर के अंतर्गत चर्चा करनी होती है। तो पेपर 3 कुल मिलाकर के आज एक ही वीडियो के अंतर्गत आप समस्त मुद्दों के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करेंगे। आप लगभग एक व्यक्ति 2-3 लोगों को तो जोड़ लीजिए, सभी लोगों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह जितने भी आपके, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और पढ़िए आराम से। जो आपके पेपर 2-3 दिनों के अंतर्गत होने हैं, सभी लोगों ने बताया कि सर जो है आपने अभी अपलोड नहीं किया है और जल्द ही इसका एक प्रकार से मैराथन क्लास मतलब कि महासीरीज चालू कर दीजिए ताकि सारी मुद्दे आपके क्लियर हो जाएँ। तो हमने कहा बिल्कुल कर देंगे भाई, और इसी श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को एक काम करना है, वीडियो को पहले इसे लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बुला लीजिए। ओके, उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करें और बड़े ही आसानी से सारी चीज़ों को समझें। न्यू मॉडल पेपर 2021 अगर आप देखेंगे जाकर के, जो आपकी नए पैटर्न पर परीक्षा होती है उसमें यह प्रश्न जो होंगे, जो मैं प्रश्नों को बताऊँगा, अगर इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे यहाँ से तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको रिवीजन वगैरह करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रश्नों को मॉडल पेपर से हमारे देख लीजिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर लाने जा रहा हूँ, इस श्रृंखला को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से आपके सामने न्यू पैटर्न के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे हम। तो एक ऐसी वीडियो यहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों जो कि आपको यूट्यूब पर सही तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, और ये आशा करता हूँ कि एक प्रकार से ऐसे ज्ञान को आपको देने का प्रयास करूँगा जो कि आपके परीक्षा में सीधे की सीधे हेल्पफुल हो। आप देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पर कमेंट्स करते हैं, लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 100-200 से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं अभी तक, और उसकी स्क्रीनशॉट कुछ की हमने ली थी और उसको अपलोड भी किया था, आपने देखा होगा शायद। तो वो एक लोगों ने कहा कि सर ये फेक है, तो दूसरे चैनल वाले कहते हैं कि सर जी शुक्ला स्टडी पॉइंट को कहो कि ये फेक है, ये है। और जो बच्चे वो वास्तविक बातें हैं, और मैं पेपर भी आपके सामने दिखाता हूँ, पेपर आप देखिए और जो मॉडल पेपर्स पड़े हुए हैं उसको देखिए, तो उसके बाद में फिर डिसाइड करिए कि क्या चीज़ें मैं सही बताता हूँ, क्या चीज़ें आप एक प्रकार से जो चीज़ें वहाँ पर एक आध दो एक्सेप्शन आए, एक आध दो कमेंट्स आए थे, मैंने देखा उसको, तो हमने कहा अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, करते रहो तुम ऐसे। ठीक भाई, वास्तविकता को हम कभी छुपा नहीं सकते ना।
जो सत्य होता है वह हमेशा कभी ना कभी आ ही जाता है सामने। आप बहुत सारी चीज़ों में पता किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको पता भी होगा। चलिए शुरू करते हैं, एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव वालों अर्थात जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है उनके लिए भी बीच बीच में मैं प्रश्नों को बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव वाले प्लस सब्जेक्टिव अर्थात लिखित वाले यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाले इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं बार बार बोलता हूँ आपको अंत तक देना पड़ेगा समय, और जब आप एक वीडियो में अंत तक समय देंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटा, हमको 1 घंटा देंगे कम से कम, तो आप एक प्रकार से आपके दिमाग में ज्ञान का संचार होगा। आपका जिस प्रकार से खून का दौड़ा होता है उसी प्रकार से आपके शरीर में ज्ञान का एक प्रकार से प्रेशर दौड़ेगा, इधर उधर आ जाएगा। तो आप देखें इसको इससे ध्यान से, ठीक। चलिए अब हम एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, आसानी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चला जाए, चलो भैया। पहला प्रश्न आपके सामने, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का पूरा नाम क्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव वालों लगातार यह प्रश्न जरूर पूछेगा। कोई ऐसा साल बचा नहीं जहां पर ऐसा प्रश्न पूछा ना गया हो यूजीसी को लेकर के। तो यूजीसी का सबसे पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जैसे आप कहते हैं यूजीसी ने नोटिस जारी किया, यूजीसी ने ये किया, वो किया, फला किया, ऐसा किया, वैसा किया, तमाम सारी न्यूज़ वगैरह। यूजीसी जो होती है यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, यह विश्वविद्यालय के मामलों में जो है आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, बाहरी मामलों में देखता। तमाम सारे मुद्दे, बहुत सारे इसके क्राइटेरियाज होती हैं, और उसको यहाँ पर बताना उतना उचित ना होगा क्योंकि वहाँ से उतने प्रश्न आपके बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, यह बात आपको जानना आवश्यक है कि एक प्रकार से यूनिवर्सिटी को कंट्रोल में कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक करता है यूजीसी, ठीक। ध्यान रखेंगे यह बात। यूनिवर्सिटी के कुछ अपने भी फंडे होते हैं, अपने भी उसके नियम होते हैं, ठीक। तो यूजीसी का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपसे पूछे हिंदी में तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंग्रेजी में पूछे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक। पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ, आगे समझो। दूसरा प्रश्न आपके सामने है MHRD। क्या MHRD का पूरा नाम क्या है? MHRD का पूरा नाम हिंदी की बात की जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। वहीं अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो यम से क्या बनता है आपका? यम से बनता है मिनिस्ट्री, और उसके बाद में एच से आपका बनता है ह्यूमन, और आर से बनता है रिसोर्स, और आपका डी से बनता है डेवलपमेंट। ओके, मतलब कि यहाँ कर इसकी मैं फुल फॉर्म बताने का प्रयास करूँ, इसका फुल फॉर्म होगा आपका MHRD का मिनिस्ट्री, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस प्रकार से किसी भी मानव का विकास हो उसके लिए एक प्रकार से एक मंत्रालय होता है, और उस मंत्रालय में तमाम प्रकार की चीज़ें करी जाती हैं जिसके कारण से जो लोग हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो सके, या इसी प्रकार से और तमाम सारी इसमें क्राइटेरिया, मतलब बहुत सारी विषय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। तो MHRD का पूरा नाम क्या अंग्रेजी में? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पूछे आपसे, जरूर पूछेगा एग्जाम्स में, तो इसको रट लीजिए एकदम से। हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, डायट। डायट का पूरा नाम लिखिए। तो डायट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। क्या नाम है? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। और डायट को अगर बात की जाए अंग्रेजी में, हम किसको कहते हैं? डी। डायट की स्पेलिंग जो होती है आपकी क्या होती है? DIET। इसमें डी का जो मतलब होता है आपके डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट बोल रहा हूँ। डी का जो मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। क्या होता है आई का मतलब? इंस्टीट्यूट। उसके बाद में जो ई लिखा है इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। और जो आपका टी लिखा हुआ है मेरे भाई, जो आपका टी लिखा हुआ है ये वाला, इस टी का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। मतलब अगर पूरा बताना चाहूँ डाइट का फुल फॉर्म, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। समझ में आई बातें? यहाँ पर आपको यहाँ पर डाइट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में लगातार ये प्रश्न बनेगा तो बनेगा, चाहे अति लघु उत्तरीय में तो जरूर बनेगा, और बहुविकल्पीय में बनेगा, और अगर दीर्घ उत्तरीय में, अगर लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो अगर आप इसका पूरा नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में उसको लिख देंगे तो आपको एक प्रकार से नंबर अधिक मात्रा में मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर डाइट का पूरा नाम आप बता सकते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ठीक। प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग होता है, संस्थान मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट। शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन, और जिला का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, ठीक। डिस्ट्रिक्ट नहीं कहते नहीं कि यारा डिस्ट्रिक्ट ही ले लो, गाना क्या सुने हैं?
तो उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, NCERT। अगर आप यूपीएससी के छात्र रहे हैं या यूपीएससी आप कहीं ना कहीं पे तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको शायद NCERT का नाम सुना सुना लग रहा होगा। NCERT जो होती है एक संस्था होती है, और एक प्रकार से यह एक ऐसी संस्था होती है जो कि एक प्रकार से जो पुस्तकें वगैरह या अनुसंधान वगैरह प्रशिक्षण कैसे किया जाए इन सभी को लेकर के बातें बताती रहती है। किताबें वगैरह जो होती है इसके बेस पर ही छपती है। तो कहीं ना कहीं पे NCERT की बुक्स आपको देखने को मिलती है कि NCERT पैटर्न पर आधारित तमाम सारी बुक्स वगैरह, ठीक। तो वो कैसे क्या क्या होती हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। NCERT जो है भाई, NCERT जो होती है इसी पर अधिकतर बुक्स आपकी आधारित होती हैं। अब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो क्या इसका फुल फॉर्म होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। N का मतलब होता है नेशनल, C का मतलब होता है काउंसिल, E का मतलब होता है एजुकेशनल, R का मतलब होता है रिसर्च, और जो है T का मतलब होता है क्या? ट्रेनिंग। मतलब क्या इसका अगर पूरा पढ़ा जाए NCERT का फुल फॉर्म, NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड क्या? ट्रेनिंग। ओके, वहीं डाइट की फुल फॉर्म बताया जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपकी जो पहला हमने बताया था UGC का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़े अगले प्रश्नों की ओर। आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा बड़ी आसानी से और सभी मुद्दों को देख लीजिएगा। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं समझिए। मैं एक प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों को आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके जो एक प्रकार से जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक या फिर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे में आप क्या करें, तो आप अगर इसको पढ़ के चले जाइएगा पूरा वीडियो तो आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मॉडल पेपर्स वगैरह जो देख लेंगे तो वहाँ से तमाम सारे प्रश्न जो पूछे आते हैं लगभग यहीं से पूछे आते हैं आपके। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं देखें। पहली विशेषता है शैक्षिक प्रशासन लाभ ना कमाने वाले मतलब कमाने वाला प्रतिष्ठान है। क्या? शैक्षिक प्रशासन जो होता है लाभ ना कमाने वाला प्रतिष्ठान है। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि शैक्षिक प्रशासन में लाभ ना कमाने वाला प्रतिष्ठान कौन सा होता है? शैक्षिक प्रशासन जो होता है वही होता है। लाभ ना कमाने वाला प्रतिष्ठान कौन है? शैक्षिक प्रशासन है। यह प्रमुखतः लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए होता है। हमने आपको बताया था जो प्रशासन वगैरह शब्द जब भी आपको पता चले तो प्रशासन का मतलब होता है सीधा सीधा कि जो ऐसी व्यवस्था जो कि एक प्रकार से हम पर तो हावी होती है लेकिन वह हमारे लिए ही होती है। मतलब जनता के लिए शासन, जिस प्रकार से आप देखते नहीं वो अब्राहम लिंकन ने बोला था उसको, राजनीति को, ठीक इसी प्रकार से जो प्रशासनिक चीज़ें होती हैं या हमारे लिए होती है, हमको आगे बढ़ाने के लिए ही होती है, मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है, ठीक सभी लोगों को एकत्र करके। आगे समझते हैं अगला मुद्दा। इसकी विशेषता क्या होती है शैक्षिक प्रशासन की? शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानव जीवन, समाज परिवर्तन व राष्ट्रीय विकास से होता है। किससे किससे होता है शैक्षिक प्रशासन का संबंध? तो घनिष्ठ रूप से बात की जाए तो मानव जीवन से होता है, दूसरा समाज परिवर्तन से होता है, और तीसरा क्या? राष्ट्रीय विकास से होता है। और भी चीज़ों में होता है लेकिन यह मुख्य रूप से इन्हीं में होता है। राष्ट्रीय विकास में भी शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास में भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाता है शैक्षिक प्रशासन। किसी भी राष्ट्र का विकास करना हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसकी प्रणाली को देखते हैं, वहाँ में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को देखते हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें वह कर रहे हैं। मानव जीवन को एक प्रकार से अच्छा बनाना है तो उसके लिए भी शैक्षिक प्रशासन अति आवश्यक है। वहीं समाज में अगर कोई परिवर्तन लाना है, किसी रूढ़ी को दबाना है, किसी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से, एक प्रकार से रूढ़वादिता विचारधारा या रूढ़वादी विचारधारा है वह बहुत दिनों से चली आ रही है, लोग परंपरागत रूप से वही अपना रहे हैं और एक प्रकार से वह गलत भी है, तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने में भी शैक्षिक प्रशासन अहम भूमिका निभाता है। ये विशेषता आप समझ गए। आगे थोड़ा और विशेषताओं को हम समझते हैं और एक एक मुद्दे को आसानी से पकड़ते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ रही, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। शिक्षा द्वारा मतलब शिक्षा समाज सुधार तथा उत्कर्ष का प्रमुख साधन होती है। तो शिक्षा क्या होती है? समाज सुधार तथा उत्कर्ष का प्रमुख साधन होती है। कौन? शिक्षा। समझ में आ गई बातें। यह भी एक विशेषता होती है शिक्षा की।
शैक्षिक प्रशासन की, क्योंकि शिक्षा जो होती है किस समाज में या किस राष्ट्र में कैसी होगी वह वहाँ का प्रशासन तय करता है, वहाँ की प्रशासनिक सेवा तय करती है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षा में प्रशासनिक सेवा एक प्रकार से इन्वॉल्व होती है। प्रशासनिक माध्यम से ही शिक्षा को हम एक प्रकार से, चाहे उसमें संशोधन करना हो, चाहे उसका डेवलपमेंट करना हुआ, या चाहे उसमें एक प्रकार से कुछ किसी चीज़ की कमी करनी हुई, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अगली विशेषता समझें, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। क्या? शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। 5वां मुद्दा आप यहाँ पर समझें, शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि संख्यात्मक ना होकर के गुणात्मक होती। क्या होती है? क्वालिटीदार होती है। शिक्षा संस्थानों जो संस्थाएं होती हैं उनकी उपलब्धि संख्यात्मक नहीं होती कि हाँ 10 उपलब्धि प्राप्त कर ली, 20 उपलब्धि प्राप्त कर ली, 30 उपलब्धि प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटी उसकी कितनी है। तो भैया शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि कैसे पता चलती है कि हाँ जो है किस मतलब कि किस में कितनी पढ़ाई होती। तो क्या पढ़ाई को आप नाप सकते हैं कि एक पढ़ाई यहाँ पर होती है, 2 पढ़ाई होती, 3 पढ़ाई होती है? कभी आपने ऐसा देखा, नापा? कभी नहीं नापा ना। तो शिक्षा संस्थाओं में क्या होती है, उसकी उपलब्धि संख्यात्मक ना होकर के कैसी होती है? गुणात्मक होती है। गुणात्मक मतलब होता है जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब गुणात्मक मतलब क्या होता है? क्वालिटी उसके अंदर पिरोई हुई होती है। कहाँ पर कितनी अच्छी पढ़ाई होती है वो मायने रखता है, ना कि भैया यह मायने रखता है कि कहाँ से एक प्रकार से मतलब कितनी पढ़ाई होती है। अब चाहे कोई नो कोचिंग है वह 10 घंटे आपको पढ़ा दे, चाहे कोई नो कोचिंग है 10 घंटे पढ़ा दे, या फिर अगर कोई नो कोचिंग है वो 1 घंटे में पढ़ा के आपका सिलेक्शन कर दे, तो कौन अच्छा है? आपका 1 घंटे वाली, चूँकि वह आपको क्वालिटी दे रहा है। देखेंगे जब भी क्वालिटी अच्छी होगी, ध्यान रखें, जब भी किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो वह कम होगी। क्वालिटी अच्छी हुई तो क्वांटिटी में कमी आएगी, और अगर क्वांटिटी में वृद्धि हुई तो क्वालिटी में कमी आएगी। यह एक प्रकार से विचारधारा है, और इस विचारधारा को दिमाग में एकदम से रट लीजिए। जब भी आप किसी की मात्रा में अगर गुणवत्ता चाहेंगे, तो गुणवत्ता अगर अच्छी आपको चाहिए तो आपको दाम यानी पैसा लगाना पड़ेगा, और आपको माल कम मिलेगा। गुणवत्ता वाला माल लेंगे तो आपको माल थोड़ा शायद कम मिले, लेकिन अगर वहीं आपको सड़ा गला माल ले लेंगे तो वो ज़्यादा मिले। जैसे एक दुकानदार आलू खरीदने जाते तो एक आलू होती जो सड़ी गली होती थोड़ा, वो आपको सस्ते दाम में मिलती, क्योंकि उसकी गुणवत्ता क्या है? कम है। ठीक, तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी जितने रुपए में आप देंगे, लेकिन उतने ही रुपए में अच्छी आलू है वह आपको कम मिलेगी। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, बिना दाम के गुणवत्ता की आशा ना करें। मतलब इसका यह है कि जो शिक्षा होती है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। बिना गुणवत्ता के शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं मानी जाती, ध्यान रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन कोर्सेस केवल हैं, वहाँ पर गुणवत्ता पूर्ण क्वालिटी आपको मतलब कि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही बच्चों को, तो ऐसे में उस यूनिवर्सिटी का कोई फ़ायदा नहीं देश के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगर मैं बता दूँ आपको, मैं वीडियो बताता हूँ, मैं अपनी बात बता दूँ, मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 1-1.5 घंटे में आपका कम से कम नहीं तो 4 से 5 प्रश्न ना फंसा सकूं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। आपका पढ़ना भी बेकार, आपका पढ़ना बेकार नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पढ़ाना अवश्य बेकार है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है उसका मतलब कि अनुभव उसके पास थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अब मेरे पास कुछ अनुभव नहीं, लेकिन हाँ अनुभव तो मेरे पास नहीं है। 2 साल का अनुभव है, लगभग 2 साल का अनुभव है। ठीक, पिछले मतलब 18 से देखें तो 18 से मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर पर्सनली। और लेकिन अब अनुभव कब बनता है आपका? जब आप कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपका पास अनुभव की इकट्ठा मतलब अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मेरे पास अभी देखेंगे तो मतलब कि बहुत सारे अनसॉल्व पेपर मैं लाता हूँ, तो उसमें मैं अनुभव पकड़ता हूँ, अनुभव बनाता हूँ अपना कि हाँ क्यों कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, क्यों पूछे आते हैं यही प्रश्न, और आखिरकार यही प्रश्न पूछा गया तो क्यों पूछा गया, दूसरा क्यों नहीं पूछा गया। ये सारी चीज़ें जब आप टटोलते हैं, विश्लेषण करते हैं, तभी आपको अनुभव की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पढ़ाई आगे, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, सहायता अनुदान प्रणाली क्या होती है? इसको समझें। भारत में सहायता अनुसंधान पद्धति जो होती है 2 प्रणालियाँ इसकी प्रचलित हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि सहायता अनुदान प्रणाली जो होती है भारत में कितनी प्रणालियाँ हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रणाली है आपकी। पहली है आवर्तक अनुदान प्रणाली और दूसरी है अनावर्तक अनुदान प्रणाली। समझें भैया, जो है आवर्तक अनुदान प्रणाली क्या होती है? तो आवर्तक अनुदान के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन का निश्चित भाग जो है प्रोविडेंट फंड, वार्षिक वृद्धि, भवन मरम्मत हो गया, या उसकी साज सज्जा को ठीक ठाक करना हुआ, या प्रयोगशाला के उपकरण की इकट्ठा व्यवस्था करनी हुई, छात्रावास तथा कार्यालय संबंधी कोई व्यय आते हैं, यह सारे के सारे व्यय कैसे किए जाते हैं? सहायता अनुदान प्रणाली के आवर्तक अनुदान से किए जाते हैं। आवर्तक अनुदान जो होता है एक प्रकार से एक फंड होता है,
और इस फंड के तरफ से क्या क्या आता है, कर्मचारियों के वेतन वगैरह को एक प्रकार से, या फिर एक प्रकार से जो प्राइवेट फंड हो गया, मतलब कि प्रोविडेंट फंड हो गया, वार्षिक वृद्धि, या ऐसी तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं भवन निर्मत मतलब कि मरम्मत करवाने के लिए, या कोई परिसज्जा साज सज्जा को ठीक ठाक करने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए, इन सभी के लिए पैसा देता है। ठीक, सहायता अनुदान प्रणाली का जो है आवर्तक अनुदान होता है प्रणाली। आगे देखते हैं, तो अनावर्तक अनुदान प्रणाली क्या होती है। अनावर्तक अनुदान प्रणाली के अंतर्गत नए भवन के निर्माण हेतु फर्नीचर, पुस्तकालय, वैज्ञानिक उपकरण, खेल का सामान, टाइपराइटर, बस आदि के खरीदने तथा छात्रावास एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण संबंधी कार्य आते हैं। मतलब इसमें जो नए निर्माण होते हैं, मतलब कि जो नव निर्माण, मतलब अगर कि कोई नवा निर्माण, आप मान लेते हैं कि एक जो है पुस्तक खरीद करके लेके आए, अब पुस्तक आप खरीद कर लेके आए, इसका मतलब क्या होगा कि यह अनावर्तक अनुदान से आप खरीद लेके आ रहे। मान लेते हैं आप कोई अनुदान प्रणाली है और आप एक पुस्तक लेकर के आए, तो पुस्तक आपने खरीद कर लेकर आया, तो आपका क्या हो गया, वह अनावर्तक अनुदान हो गया। लेकिन वही बात की जाए, अगर इस पर जो है पुस्तक पर आपने क्या करा, इस पर आपने जिल्द चढ़ा दी, जिल्द मतलब समझते हैं, इस पर पेपर वगैरह चढ़वा दिया जो ताकि आपकी पुस्तक बनी रहे, ठीक, मरम्मत कर दिया, इसका पेंच वेंच लगा दिया, टेप वगैरह। पहले आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, छोटे थे हम लोग, तो पहले टेप वगैरह लगाते थे और जिल्द चढ़ाते थे, मतलब उसमें ऊपर चिपक चिपकाते थे, चिपक जो ऊपर होता नहीं था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, नेम स्लिप चिपकाते थे हम लोग और उस पर नाम वगैरह लिखते थे। तो ये सब क्या होगा, साज सज्जा में जो आपने खर्च किया, या क्या हो गया आपका आवर्तक प्रणाली, क्या हो गया वह आवर्तक प्रणाली। तो आवर्तक अनुदान क्या होता है, आवर्तक अनुदान मतलब कि क्या होता है, जब किसी पुरानी चीज़ में हम उसका मरम्मत करें, और जो अनावर्तक होता है मतलब कि कोई नई चीज़ हम खरीदें। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक प्रशासन का आशय। शैक्षिक प्रशासन का आशय मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन से हमारा जो आशय होता है भैया, शैक्षिक प्रशासन जो हमारा आशय है, थोड़ा समझें उसको। शैक्षिक प्रशासन से हमारा आशय चरम कुशलता से किसी संगठन अथवा संस्था का क्या होता है, प्रबंधन। अगर हम किसी संगठन का या किसी संस्था का प्रबंधन कर दें, कैसे, चरम कुशलता से। अगर हम मतलब चरम कुशलता से किसी संगठन या किसी संस्था का क्या कर दें, प्रबंधन कर दें, कि वह संस्था कैसे चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, संगठन कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, संगठन में किसके पास में कौन कौन सी शक्ति होगी, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य नहीं करेगा, किसको किसे डांटने का अधिकार होगा, कौन किस पर हावी होगा, कौन किसका बास होगा, कौन किसका नौकर होगा, यह सब का सब जो चरम कुशलता से अगर करता है कोई जो व्यक्ति, मतलब प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम शैक्षिक प्रशासन के नाम से जानते हैं। और जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका संगठित उद्देश्य होता है, मतलब कि शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है संगठित, वह क्या होता है, उन व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित होता है जो संगठन बना रहे हैं। तो भैया जो संगठन बना रहे हैं, मतलब कि जैसे संगठन कौन बना लिए, जैसे आप देखेंगे, अभी मैं आगे चल करके आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। कोई व्यक्ति आप संगठन बना लें, तो उसमें जो संगठन के व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित, मतलब सीधे सीधे जनता से। अब जनता के द्वारा संगठन बनाया जाता है और उन्हीं को ही लाभ मिलना होता है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं को लाभ मिलना होता है, लेकिन उस पर भी एक प्रकार से प्रशासनिक सेवा होती है और प्रशासन अपने हिसाब से वो कार्य करता है कि हाँ कौन व्यक्ति कितने हद तक आगे रहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक, ये सारी चीज़ें आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक प्रशासन क्या। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक प्रशासन एक समुदाय, राज्य अथवा राष्ट्र में होता है। वह उस समय और वहाँ होता है जो एक शैक्षिक प्रयास संबंधी संरचना होती है। वह समूह इसमें सम्मिलित होता है जो कि उस संरचना से किसी बिंदु पर संपर्क में आते हैं। समुदाय के सदस्य हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, अभिभावक हो गए, शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी स्वयं भी हो गया। मतलब स्वयं ही इसके साथ निकट रूप से संबंधित रहते हैं। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत क्या हो गए, समुदाय का सदस्य कोई हो गया, मतलब समुदाय के द्वारा भी शैक्षिक प्रशासन बनाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, सब इससे प्रभावित होते हैं और सब भी कहीं ना कहीं इसके अंग भी होते हैं। ठीक, शिक्षा संबंधी संगठन का रूप प्रदान किया जाता है। इस रूप के आधार पर ही प्रशासन जनतंत्रीय, प्रभुत्व सत्ताधारी अथवा समाजवादी कहा जाता है। तो भैया जो है इसको समाजवादी कहते हैं हम, या जनतंत्रीय प्रभुत्व सत्ताधारी किसे कहा जाता है, शैक्षिक प्रशासन को या फिर प्रशासनिक सेवा को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न।
संस्थागत प्रशासन से आप क्या समझते हैं? संस्थागत प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो भैया छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा अपने शैक्षिक व अशैक्षिक क्रमिकों की सहायता से विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं का संचालन करना संस्थागत प्रशासन कहलाता है। किसी संस्था के द्वारा, ऐसे कोई विश्वविद्यालय है उसके द्वारा किस प्रकार से, ऐसे प्रिंसिपल साहब हैं आपके, वह प्रिंसिपल साहब किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं कि फलाने टीचर संस्कृत पढ़ाएगा और 3 बजे से पढ़ाएगा, फलाने टीचर हिंदी पढ़ाएगा वह 2 बजे पढ़ाएगा, फलाने टीचर अंग्रेजी पढ़ाएगा वह सुबह 4 बजे पढ़ाएगा, या इसी प्रकार से जो भी सुबह 4 बजे कोई नहीं पढ़ाएगा वैसे टीचर प्रधानाचार्य के कहने पर। लेकिन बात की जाए अगर मतलब प्रशासनिक सेवा में बात की जाए, अगर कहता तो उसको करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन स्कूल वगैरह में आप देखते हैं मतलब कि 10 बजे से क्लास चलती है आपकी 3:30 बजे तक या 3 बजे तक चलती रहती है उसके लिए, ठीक। तो जो संस्थागत प्रशासन व केंद्र बिंदु, मतलब ये संस्थागत प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है, यानी प्रिंसिपल होता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का एवं दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करता है तो निश्चय ही वह न केवल अपने छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का समुचित विकास करने में सफल होगा, बल्कि उन्हें होनहार व भावी नागरिक बना करके समूचे राष्ट्र का कल्याण करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल होगा। शैक्षिक प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षा परिषद के सदस्यों, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा कर्मचारियों एवं अभिभावकों के प्रयासों से संबंध स्थापित किया जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। और जो भी चीज़ के बारे में आपसे कभी कहे कि यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब होता है कि वह अमूर्त चीज़ होती है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है? एक प्रकार से अमूर्त व्यवस्था होती है। संस्थागत प्रशासन क्या है? अमूर्त व्यवस्था। प्रशासन एक प्रक्रिया होती है, ना कि कोई वस्तु है प्रशासन, ठीक। क्या है? एक प्रक्रिया होती है और वह प्रक्रिया तमाम सारे लोगों के द्वारा की जाती है और वह खुद भी उससे लाभ उठा सकते हैं और उसके सदस्य भी होते हैं, ठीक। आगे समझते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर देखें प्रश्न आपका कि विश्वविद्यालय शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उच्च शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जो शैक्षिक ढांचे के विविध स्तरों से सर्वांगीण ऊंचे स्तर की शिक्षा होती है। उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा कहा जाता है क्योंकि मनुष्य ने अभी तक जो कुछ भी ज्ञान व शिक्षा प्राप्त की है वह विश्व अर्थात मतलब प्रकृति, मानव, एक मिनट, प्रकृति, मानव समाज, ईश्वर आदि के विषय में नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो भी आप ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हो मानव को एक प्रकार से सही तरीके से, ऐसे अगर आपको ज्ञान की क्या आवश्यकता है ताकि आप दूसरों को बताएं और उसको अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ाएं ताकि वह अच्छा जीवन निर्वाह कर सके। इसीलिए पढ़ाई होती है। जैसे कि अगर बात करें विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि यह बातें पता चले कि हाँ कोनो उल्का पिंड आता तो कहाँ से आ रहा है, या आपको पढ़ रहे विज्ञान तो आपको पता है कि नल चलाना तो पहले मतलब हैंडल कहाँ पकड़ना, दूर पकड़ना कि नज़दीक पकड़ना, तो हैंडल दूर पकड़ना। नल चलाते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप कभी नल चलाएं, नल सरकारी नल कभी आपने देखा होगा जो एक प्रकार से बड़े वाले नल होते हैं जो 100 फीट वाले, उसको कभी चलाएं तो उसमें बहुत दिक्कत होती चलाने में। कब जब उसके आप नज़दीक मतलब कि जब वो मतलब कि जहाँ पर एकदम से डंडा जो होता है, डंडे के जो एकदम लास्ट वाला जो सिरा होता है वहाँ पर पकड़ के चलाएंगे, जहाँ पर मुठिया होती है पकड़ने की, उसको पकड़ के चलाएंगे, बहुत हल्का चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ना जाता है, मतलब कि धीरे धीरे उस मुठिया से और आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब नल की ओर बढ़ते हैं चलाने के लिए, तो उसे क्या होता है, बल ज़्यादा लगता है, बल आघूर्ण वहाँ पर कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई यह कार्य कौन बताएगा कि वहाँ पर पकड़ के चलाइए ताकि मानव जीवन सुलभ हो जाएगा? तो यह कौन बताता है? यह शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं पे जो प्रकृति और मानव के बीच में कोई संबंध स्थापित हुआ, या इन प्रकृति के को सही तरीके से चलाना हुआ, या मानव के समस्त जो तमाम सारी चीज़ें उनके व्यवहारों को पूरा करना हुआ, उनके व्यवहारों को मैनेज करना हुआ, ये सब प्रशासनिक चीज़ों के अंतर्गत ही आता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। समझे इतनी बात? आगे थोड़ा देखते हैं।
उच्च शिक्षा में मानव जाति ने सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक क्षेत्रों में अभी तक जो प्रगति करी यानी विकास किया है, उसके अध्ययन के संग संग विभिन्न प्रकार की संबंधित समस्याओं को भी हल किया है, जिसमें मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति व प्रगति कर सके। उच्च शिक्षा में शिक्षार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह बिना पूर्वाग्रहों के प्रभावित होकर के सामाजिक न्याय करें, सत्यान्वेषण मतलब कि एक प्रकार से सत्य अन्वेषण करें, समाज सुधार करें, उच्च मूल्यों का सृजन करें, राष्ट्रीय चेतना के विकास करें, उसके बाद में जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में नेतृत्व करें एवं संपूर्ण मानव जाति की प्रगति एवं विकास में अपना योगदान महत्वपूर्ण रूप से दे सकें। दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा प्रत्येक प्राणी की तकलीफ़ों को अपने में अंतर्निहित किए रहती है। उच्च शिक्षा इन दुख दर्दों से मुक्त कराने का प्रयत्न करती है। वर्तमान में जो चहुमुखी विकास व उन्नति दिखाई देती है वह उच्च शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकी है। मतलब जो मानव जीवन में तमाम सारी जो है आपके समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का दूर करना ही क्या होता है, उच्च शिक्षा का कार्य होता है। मानव जीवन को अच्छे से अच्छे चीज़ों में संपन्न करवाना, अच्छी से अच्छी चीज़ें उन तक पहुँचाना या अच्छे उनको सुख सुविधाएँ प्रदान करवाना ही उच्च शिक्षा का मुख्य रूप से कार्य माना जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति दुखी ना रहे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां नंबर। उच्च शिक्षा में स्वामित्व व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? सामान्य अर्थों में स्वामित्व व्यवस्था का अर्थ स्वयं अपने से वित्त की व्यवस्था करने से लगाया जाता है। स्वामित्व मतलब होता है अपने वित्त, मतलब कि स्वामित्व मतलब स्व माने आपन और वित्त माने होता है रुपया पैसा, मतलब कि अपने वित्त में लगा, मतलब कि अपना एक प्रकार से खर्चा वगैरह या तमाम सारी चीज़ें ऐसी। ठीक, सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? समझ आ रही तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो स्वयं अपने से वित्त की व्यवस्था करने से लगाया जाता है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विकास के लिए सरकारी कॉलेजों के अतिरिक्त प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, जिससे वे कॉलेज भी सरकारी कॉलेजों की तरह उच्च शिक्षा में सहयोग और जो है कर सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त या स्वायत्त कॉलेज, जो मुक्त या स्वायत्त कॉलेज होते हैं, अपने वित्त की व्यवस्था अपने कॉलेज के निजी स्रोतों पर करते हैं। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को मानक रूप प्रदान कर देते हैं, मतलब कि कहते हैं कि आपके स्कूल की मान्यता प्राप्त है। ऐसे आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट स्कूल खुलते हैं उसके बाद में क्या होता है, उनमें कहा जाता है कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं मान्यता प्राप्त है। सरकार उनको स्वामित्व की योजना दे दी थी कि हाँ तुम हो कमाओ खाओ, मतलब तुम भी कमाओ खाओ। मतलब इसका क्या है, जैसे सरकारी कॉलेज कोई चल रहा था लेकिन सरकारी कॉलेज उतनी सही तरीके से नहीं डेवलप हो पाया, तो लोग क्या करते हैं अपना मतलब निजी का यानी प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसके कारण से सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट, तो उसको आप वो ले लेते हैं। ठीक, तो वही सारी चीज़ें होती हैं, यही होता है आपका स्वामित्व चीज़ें। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मानक रूप प्रदान करता है मतलब मान्यता प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत यह कॉलेज कार्य कर रहे होते हैं। स्वामित्व संस्थाओं को मान्यता दे करके सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मतलब हो सकता है सरकारी या कार्य उतना अच्छे तरीके से ना हो पाए तो प्राइवेट वाले उतना कार्य कर दें। ऐसे देखते होंगे सरकारी कॉलेजों में उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई आपकी हो सकता है नहीं हो पाए, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में आपकी पढ़ाई होती है, पैसे भले आपके लगते हैं लेकिन पढ़ाई आपकी हो जाती है। सरकारी कॉलेज जो बड़े बड़े वहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन जो छोटे सरकारी कॉलेज वहाँ पर आपको पढ़ाई नहीं देखने को मिलती थी पहले के ज़माने में। अब तो खैर पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है, हर एक मतलब विश्वविद्यालय हो चाहे कोई कॉलेज हो या फिर कोई छोटा एक प्रकार से प्राइमरी स्तर का विद्यालय हो। ठीक, यहाँ पर समझिए, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह शिक्षा का निजीकरण है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह शिक्षा का क्या है, निजीकरण है। निजीकरण मतलब होता है प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेटकरण किया गया है। जबकि कुछ विद्वान इस बात का विरोध करते हैं कि इस व्यवस्था का समर्थन मतलब इस व्यवस्था का कुछ विद्वान समर्थन करते हैं तो कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं। उनका मानना है कि वित्त व्यवस्था से कॉलेजों के नियम कानून में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और ना ही पाठ्यक्रम लागू करने में कोई अवरोध प्रतीत होता है, इसलिए स्वामित्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत जो विद्वान उच्च शिक्षा का निजीकरण मानते हैं उनके अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि जब स्वामित्व संस्थाओं की विश्वविद्यालय से संख्या अधिक हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यह स्वामित्व कॉलेज मतलब विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे या किंतु इन तर्कों को स्वीकार हाशिए पर रखते हुए उच्च शिक्षा के विस्तार में सहयोग करती है, क्योंकि सरकार जानती है कि उच्च शिक्षा का सामूहिक विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग इस कार्य में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहयोग करें।
मतलब सरकार का यह है कि वह चाहे प्राइवेट कॉलेज हो कोई और चाहे कोई सरकारी कॉलेज हो सकता है सरकारी कॉलेज अगर मान लेते हैं उस देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं प्राइवेट वाले, हो सकता है वो आगे बढ़ा दे। तो ऐसे में सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी लोग आगे बढ़े और सभी लोगों के माध्यम से चलें। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये होता है स्वामित्व, मतलब क्या होता है? स्व माने खुद का, वित्त माने खुद का चीज़ है, जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व संस्था। स्वामित्व मतलब कि जो स्वयं की पैसा पूंजी लगा करके बनाई गई हो। निजीकरण मतलब कि कोई अगर अंबानी जी कोई स्कूल खोलते हैं तो क्या होगा? स्वामित्व योजना, मतलब कि स्वामित्व संस्था है उनकी। कुछ भी खोलें तो स्वामित्व संस्था है। आप एक दुकान खोलें, स्वामित्व संस्था। लेकिन एक वहीं पर सरकारी मान लेते हैं जो कोटेदार होता है वह क्या हो गया? तो कोटेदार हो सकता है वो जो है गल्ला जो देता है। और एक प्रकार से जो आपका जो आप दुकान कोई खोले हुए हो तो वो प्रकार से वो निजी वाला है, मतलब कि वह स्वामित्व संस्था है उसकी। ठीक, ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। समझ में आ गई होगी। वैसे इतने ज़्यादा डीपली आपको बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोगों को पता होगा स्वामित्व क्या होता है। प्राइवेट यार, अरे यार सरकारी बस चलते हैं, प्राइवेट बस भी चलते हैं। यही तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया की। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश के 3 केंद्रीय मतलब कि विद्यालयों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय भैया, पहला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, और तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। यह 3 केंद्रीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के 3 केंद्रीय, मतलब कि उत्तर प्रदेश के मतलब कौन से मतलब विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये देखेंगे तो आप वही लगाइएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। और पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो उनमें से ये तीनों दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा। ठीक, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय दे दे आपको, या फिर एक प्रकार से और तमाम सारे विश्वविद्यालय दे सकता है आपको, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दे दे, इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय दे दे, या तमाम सारे विश्वविद्यालय दे दे। 3 विश्वविद्यालय आप यहाँ पर बताते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। राज्य सरकारों के शिक्षा संबंधी कोई 5 कार्य बताइए। जो राज्य सरकार होते हैं, जो राज्य सरकार होते हैं उनके शिक्षा संबंधी कोई 5 कार्य पूछा जा रहा है आपसे। आइए देखते हैं 5 कार्य को। पहला कार्य आपका है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करना हुआ तो कौन करेगा? तो वित्तीय व्यवस्था करना हुआ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए तो कौन करेगा भैया? तो राज्य सरकारें करेंगी। दूसरी व्यवस्था क्या? विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए कानूनों और अधिनियमों का जो निर्माण करना हुआ अभी कौन करेगा? राज्य सरकार। शिक्षा संबंधी जो कानून होगा वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और अधिनियम जो होगा वह भी कौन बनाएगा? वह जो कौन बनाएगा? राज्य सरकार ही बनाएगी। तीसरा आप समझें, विश्वविद्यालयों की सभी क्रियाओं का निरीक्षण एवं परिनिरीक्षण करना किसका कार्य है? यह भी विश्वविद्यालयों का, मतलब कि राज्य सरकारों का ही कार्य है। अगला चौथा कार्य देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति करना हुआ, शिक्षकों को कितना वेतन दिया जाएगा, शिक्षकों की कौन कौन सी सेवा शर्तें होंगी, इन सभी का निर्धारण करना किसका काम है? राज्य सरकारों का काम होता है। पांचवा आपका है पाठ्यक्रमों का निर्धारण आदि करना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि शिक्षकों की नियुक्ति करना किसके अंडर में आता है? तो राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, राज्य की व्यवस्थाओं के अंतर्गत। वेतन वगैरह देना तो राज्य सरकार। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखें 13 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश के 5 शैक्षिक मंडलों के नाम बताइए। शिक्षा प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कई मंडलों में बांटा जा सकता है। 5 शैक्षणिक मंडल जो है एक प्रकार से आपके सामने इस प्रकार से देखें उनको। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रयागराज मंडल आपका पहला है। प्रयागराज मंडल, प्रयागराज, इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है? प्रयागराज हो गया आपका, फतेहपुर हो गया, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बुलंदशहर और बागपत। ये जो है प्रयागराज शिक्षा जो है एक प्रकार से इसके अंतर्गत शामिल है, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत शामिल, शैक्षिक मंडल के अंतर्गत। ठीक, दूसरे शैक्षिक मंडल प्रयागराज मंडल हो गया आपका। दूसरा मंडल आपका है मेरठ वाला मंडल। मेरठ मंडल में कौन कौन आपका? मेरठ जिला तो खुद आता ही है, गौतम बुद्ध नगर आपका आता है और गाजियाबाद आता है। तो गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर यह मेरठ शैक्षिक मंडल के अंतर्गत हैं। वहीं बरेली जो है शैक्षिक मंडल के अंतर्गत देखें तो बरेली खुद ही हो गया, और शाहजहाँपुर, बदायूं और पीलीभीत यह क्या हो गया? यह आपका जो है क्या हो गया? बरेली जो है मेरे भाई, बरेली शैक्षिक मंडल के अंतर्गत है। वहीं आगरा शैक्षिक मंडल जो होता है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, महामायानगर, ये सब आगरा शैक्षिक मंडल के अंतर्गत हैं। वहीं देखेंगे वाराणसी जो है इसके अंतर्गत आपका वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली ये सब आते हैं। ठीक, तो ये 5 आपसे पूछा गया था, 5 ये आपके सामने हो गए हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। आगे देखते हैं। सारी बातें समझ में आ रही है? आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई।
अगला प्रश्न आ चुका है विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी। विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी देखें तो विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होते हैं, अतः प्रत्यक्ष रूप से सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो जो विश्वविद्यालय होते हैं आपके वह स्वायत्तशासी होते हैं, मतलब वो अपने नियम खुद ही चलाते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में उनको नियम मानना पड़ता है सरकार का। यह बात भी तय है। जैसे कि अभी देखें कोरोना वाले सिस्टम में क्या हुआ है, सरकार के द्वारा कहे गए जो वक्तव्य होते हैं उनका पालन करना होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे विश्वविद्यालय ने सभी यही कहे हैं कि परीक्षा जो होगी किसी की ऑब्जेक्टिव में होनी है, किसी के तीनों पेपर जो अलग अलग होते थे वो एक ही में कर दिया गया है। हमारे चैनल पेपर बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं इस समय, जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं सभी के पेपर भी अपलोड करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक। और सभी के मॉडल पेपर से मेरे पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होते हैं, मतलब कि स्वतः शासन करने वाले होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से खुल करके सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं करती है। मतलब कि जो भी निर्णय लेना होता है वह कुलपति जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं वह लेते हैं और चांसलर वगैरह लेते हैं, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पे इस पर सरकार का दबाव बना रहता है। सरकार इसमें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है। जैसे आप देखें कोरोना वाले मैटर में सभी ने देखा होगा, वित्त संबंधी मामलों में विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन होती है। पैसा रुपया देना हुआ तो सरकार ही तो देगी पैसा रुपया, अनुदान करना हो तो कौन देगा, सर जो है राज्य सरकारें ही देगी, ठीक। आगे देखते हैं हम अगले मुद्दे को समझने का हम प्रयास करते हैं। आगे देखें आप सभी लोग, आगे देखें तो विश्वविद्यालय में अधिकारियों का क्रम पदेन निम्न प्रकार से होता है। कैसे है देखें इसको यार, सबसे फटाफट से देखें। कुलाधिपति जो होता है या राज्यपाल जो होता है, किसी भी जो राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय, से यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो कुलाधिपति होंगे वह कुलाधिपति जो होंगे वह उस राज्य के राज्यपाल होंगे। जैसे कि अगर यूपी की बात की जाए, यूपी में जो राज्यपाल होंगी यूपी की, वही पूरे के पूरे राज्य के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होंगे उनकी क्या होंगी, वह क्या होंगी, कुलाधिपति होंगी, ठीक। कुलपति की बात की जाए तो कुलपति होते हैं उनसे नीचे, मतलब कुलाधिपति जो होते सबसे बड़े होते हैं यानी राज्यपाल। और राज्यपाल किसके अधीन में होते हैं, राज्यपाल पर कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जो है प्रधानमंत्री या फिर एक प्रकार से मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके कहने पर कुछ ना कुछ बातें किया करते हैं, मतलब प्रकार सरकार के अधीन एक प्रकार से होते हैं, ठीक। कुलपति उनके नीचे होते हैं, उनके नीचे क्या होते हैं, कुल सचिव होते हैं आपकी, और उनके नीचे क्या होते हैं, वित्त अधिकारी होते हैं। तो आपका कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी, ठीक, ये विश्वविद्यालय में होते हैं। आगे देखते हैं प्रशासनिक समितियाँ होती हैं कुछ, इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी में प्रशासनिक समितियाँ कुछ होती हैं, इसको समझते हैं हम। प्रशासनिक समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो सीनेट या कोर्ट, क्या सीनेट या कोर्ट, विश्वविद्यालय की नीतियों का निर्धारण करना इसका काम होता है सीनेट या कोर्ट का। आर्थिक तथा प्रशासनिक योजनाएं जो होती है उसकी स्वीकृति देना कि हाँ यह योजना सही है, इसको लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कौन, सीनेट या कोर्ट का कार्य होता है। अगली जो आपकी कार्यकारिणी जो सभा मतलब कि प्रशासनिक समिति होती है वह होती है कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी जो परिषद होती है विश्वविद्यालय के प्रतिदिन के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है या, और सीनेट के द्वारा निर्धारित जो नीति होती हैं उन नीतियों को किस प्रकार से किया जाए, कैसे उसका कार्यकालन करना है यानी कार्यान्वयन करना है, किस प्रकार से उन नीतियों को लागू करवाना है, क्या क्या करना है उन नीतियों में, यह सब कौन करता है, कार्यकारिणी परिषद ही करती है। आगे थोड़ा देखते हैं अगला तीसरा क्या है, एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल जो समिति होती है शैक्षिक परिषद को लेकर, मतलब कि शैक्षिक समिति जो होती है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत शैक्षिक एवं अनुसंधान संबंधी कार्य किए जाते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था कि कौन सा पाठ्यक्रम कहाँ पर लागू होगा, परीक्षा कब होगी, और अध्यापन संबंधी जो नियम होंगे वह किस किस प्रकार से होंगे, इन सभी को बनाने का कार्य किसका होता है, एकेडमिक काउंसिल का होता है, जो एकेडमिक लेवल पर तमाम सारे मुद्दों को देखती हैं, अनुसंधान संबंधी कार्य देखती हैं, शैक्षिक कार्य देखती हैं, पाठ्यक्रम को बनाने का कार्य करती हैं और तमाम सारी चीज़ें करती हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे ऑब्जेक्टिव वालों, आप बना लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। शैक्षिक एवं अनुसंधान संबंधी कार्य कौन करता है, एकेडमिक काउंसिल करती है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान देखें। पाठ्यक्रम निर्धारण कौन करता है, एकेडमिक काउंसिल करती है। परीक्षा एवं अध्यापन संबंधी नियम कौन बनाता है, एकेडमिक काउंसिल बनाती है, ठीक। 15 नंबर प्रश्न देखिए आप, स्वावित्त पोषित कॉलेजों की प्रमुख 5 कमियां बताइए। कौन कौन सी कमियां होती हैं जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनकी, प्राइवेट कॉलेज की या फिर स्वावित्त पोषित जो कॉलेज होते हैं उसी को प्राइवेट कॉलेज, ठीक। तो वर्तमान समय में विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में गिरावट के विभिन्न कारणों में स्वावित्त पोषित जो है योजनाएँ जो होती हैं, जो स्वावित्त पोषित जो संस्थाएँ खुल गई इसके कारण से जो विश्वविद्यालय में गिरावट आ रही है। महाविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कुछ एक महाविद्यालयों को छोड़कर के अधिकांश स्वामित्व पोषित संस्थानों का उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है। मतलब कि यहाँ केवल क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। कौन? जो स्वामित्व संस्थाएं होती हैं। इनकी प्रमुख रूप से कमियाँ आपके सामने मैं प्रदर्शित करता हूँ, इसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो जी बिल्कुल थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैंने इसको अभी आगे चल करके आपका सही तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहली कमी होती है कि विद्यालय भवन, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, खेल के मैदानों का यहाँ पर क्या होता है, अभाव यानी कमी होती है। यह लोग उतनी सही तरीके से व्यवस्था नहीं दे पाते जितनी व्यवस्था सरकारी कॉलेज में मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे स्वामित्व पोषित कॉलेज होते हैं जहाँ पर सरकारी से अच्छी एक प्रकार से क्वालिटी दी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए आप, योग्य शिक्षकों को पढ़ने का अवसर न देना। मतलब योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर ये लोग नहीं दे सकते। नियुक्ति मात्र औपचारिकताएं मतलब होती हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, जिनको रखना होता है उन्हीं को रखते हैं, वह जिनको हो सकता है कि कम पैसे दे में रखना हुआ। आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल के जो मास्टर होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन जो सरकारी वाले होते हैं उनको अधिक मात्रा में पैसा मिलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर योग्य शिक्षकों का एक प्रकार से अवसर कम मिलता है, लेकिन अब आने वाले समय में धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है। अब अच्छे अच्छे टीचर इनको मिलने लगे हैं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन देना। अनुशासनहीनता, बिल्कुल यहाँ पर बच्चों को एक प्रकार से अनुशासन में नहीं रखा जाता। इससे क्या होता है कि बच्चे कहीं छोड़ करके चले ना जाए उनका कॉलेज या फिर उनके जो कोचिंग्स या फिर जो कुछ भी है उनको छोड़ करके चले ना जाएँ। इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने के लिए नहीं करते हैं। ठीक, वहीं आगे बात की जाए, अनुमोदित छात्रों से अधिक प्रवेश। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि जितना अनुमोदन उन्होंने करवाया कि हाँ इतने अनुमोदन उन्होंने करवाया कि हाँ इतने छात्र हमारे स्कूल में या कॉलेज में आएंगे, उससे अधिक एडमिशन ले लेते हैं। इसमें बाद में दिक्कत होती, बहुत सारे लोगों को एक प्रकार से पेपर भी, प्रवेश पत्र नहीं इशू हो पाता। पठन पाठन पर कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर। ठीक, वहीं अगली बात की जाए, अगली कमी की 5वीं नंबर की, परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी होती है। यहाँ पर नकल व अवैध साधनों का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, स्वामित्व पोषित कॉलेज होते हैं, वहाँ पर नकल या फिर इसी प्रकार से तमाम सारी चीटिंग्स वगैरह हो जाती हैं वहाँ पर, और धनोपार्जन करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए सारी की सारी कमियां हैं अभी इनकी। ठीक, आगे देखते हैं हम। 16 नंबर प्रश्न देखें, विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख वित्तीय स्रोत बताइए। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों की आय की स्रोत केवल छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क और दान है। मतलब कोई दान दे, बहुत सारे जैसे कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो है ट्रस्ट वाले होते हैं, मतलब ट्रस्ट बोल रहा हूँ, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए या फिर धनी लोग हो गए, वह जो दान वगैरह कभी कभी देते हैं कि ये लोग मैं बच्चों के पढ़ने के लिए देता हूँ, तो पढ़ने वाले जो पैसा देते हैं वह लोग कहाँ पर आता है, तो विश्वविद्यालयों की कोष में आता है, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए खर्च किया आता है। और वहीं जो कुछ मतलब बच्चे जो छात्र जो होते छात्र हैं, जो फीस वगैरह आप देते हैं उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, उस फीस से जो है उसकी खर्चा चलती है कॉलेज वगैरह की। इन सब से विश्वविद्यालय का बहुत कम खर्चा पूरा हो पाता है। दान की निश्चितता नहीं होती है कि दान मिले कि ना मिले। इससे उच्च शिक्षण संस्थाएं आर्थिक संकट में पड़ी रहती हैं। इसे देखते हुए, मतलब इस संकट को देखते हुए उच्च शिक्षा जो संस्थाएं होती है वो अनुदान राशि मतलब कि उसकी अनुदान राशि सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। राधा कृष्ण आयोग आया था और राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक दशा का अध्ययन करने का मतलब कि करके सुझाव दिया कि सरकारी अनुदान आयोग का उपयोग अध्यापकों के वेतन, अध्ययन अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन, शिक्षा प्रसार संस्था के भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि पर ही किया जाना चाहिए। तो ऐसे में मतलब जो अनुदान आयोग होते हैं, जो शिक्षा संबंधी अनुदान आयोग होते हैं, जैसे यूजीसी हो गया आपका, यूजीसी वगैरह, फिर इसी प्रकार तमाम सारे शिक्षा में पैसे देने वाली संस्थाएं जो होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए बाध्य किया गया, ताकि जो है छात्रों के द्वारा जो पैसे प्राप्त होते हैं उनसे उतना सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार भी इसमें पैसे देती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया पर टिप्पणी देखें। सामान्य रूप से शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के निम्न 5 स्तर बताए गए हैं। पहला होता है नियोजन, दूसरा होता है आपका कार्य निर्धारण, तीसरा होता है प्रोत्साहन, चौथा होता है समन्वयीकरण तथा 5वां होता है मूल्यांकन। ठीक, ध्यान रखेंगे बातें। हाँ बिल्कुल भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर जो है आपके पूरे हो गए हैं शायद, और तो इसकी खुशी में बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। और जल्द ही आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पार्टी दे दीजिए, पार्टी, बिल्कुल पार्टी भी आप सभी को मिलेगी। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 18 नंबर प्रश्न देखें,
किन्हीं 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के अधीन उसके नियंत्रण एवं उसके मतलब उपबंधों के अनुसार कार्य करते हैं। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित है। पहला तो हो गया अलीगढ़ मुस्लिम जो है विश्वविद्यालय, जो कि यूपी का है। वही बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यह भी यूपी में स्थित है। तीसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, और चौथा है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, और पाँचवा है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यह भी दिल्ली में है। यहाँ पर आए दिनों विवाद वगैरह आप देखते रहते हैं कि जेके जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमाम सारे विवाद होते रहते हैं। एक प्रकार से राजनीति की पृष्ठभूमि वहीं पर हर चीज़ तैयार होती, वामपंथी विचारधारा तमाम सारे लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पर तमाम सारी राजनीति बहुत होती है जेएनयू में। ठीक, बच्चे वहीं पर सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे लोगों ने कहा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यूजीसी का संगठन किस प्रकार होता है। यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उनका संगठन किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार का संगठन होता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1953 ईस्वी में हुई थी। सन 1956 ईस्वी में इसे एक स्वतंत्र संस्था का रूप दे दिया गया, किसको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कब स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थान दे दिया गया। तो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जो मतलब इस संस्था का रूप इसे कब दिया गया, 1956 में दिया गया। इसमें अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य और भी होते हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी शामिल होते हैं, और 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, और 2 केंद्रीय सरकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है भैया, कुल मिलाकर के इसमें अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं, मतलब कि 9+1, मतलब कि ये एक प्रकार से ऐसी संस्था होती है इसमें 9+1, 9 जो हो गए अन्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है इसका। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर समझें आप सभी लोग, यहाँ पर यह समझे मेरे भाई कि जो 9 सदस्य होते हैं उनमें से कौन कौन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक अध्यक्ष हो गया आपका, तो उसको छोड़ दीजिए। उनमें से सबसे पहले देखेंगे 3 विश्वविद्यालय के उपकुलपति। जो उपकुलपति होते हैं, तो 3 विश्वविद्यालय के उपकुलपति इसमें शामिल होते हैं, किसी 3 विश्वविद्यालय के। वहीं 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं कि प्रसिद्ध रूप से शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की हुई है। वहीं 2 केंद्रीय सरकार के सदस्य होते हैं, जो कि केंद्र सरकार मतलब कि क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही तमाम सारे पैसे मिलते हैं, अनुदान वगैरह, इसलिए इसमें भी रखना जो है ज़रूरी हो। केंद्र सरकार के लोगों को पता चले कि हाँ कहाँ पर खर्च करेंगे, क्या सही चीज़ें हैं क्या नहीं है, सरकार को बताने के लिए वहाँ के सदस्य रखे जाते हैं। 31 मार्च 1970 को 31 मार्च 1970 को क्या हुआ, 31 मार्च 1970 को आयोग का गठन निम्न प्रकार था। अध्यक्ष कौन थे 1970 की बात की जाए, 31 मार्च 1970 को आयोग का गठन किया गया था, और वो एक प्रकार से उसमें कौन कौन से अध्यक्ष उसके थे, डॉक्टर DS कोठरी। कोठरी आयोग आप देखते हो, कोठरी आयोग आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर, तो इसी को कोठरी आयोग के नाम से भी हम कहीं कहीं ना जानते हैं। तो कुछ अध्यक्ष कौन थे इसके, 1970 यानी 31 मार्च 1970 को आपसे पूछेगा कोठरी आयोग की अध्यक्षता, मतलब कोठरी आयोग की स्थापना कब, 31 मार्च 1970 को। और पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे उसके, तो कौन थे, डॉक्टर DS कोठरी थे, कोठारी। तो कोठारी जो थे वह अध्यक्ष थे किसके, जो आपका जो है UGC का जो प्रकार से 1970 में जो आपका आयोग संगठन किया गया था। सदस्य कौन कौन से थे इसमें, जो है तापस मजूमदार जी थे, S धवन जी थे, LB लाल जी थे, PB गजेंद्र गदकर थे, और GK चंद्रामणि थे, P गोविंद नैयर थे, इंदुमती वदन थे, चिमन लाल और जो है MS आदके थे। ये सारे के सारे लोग जो है कौन थे, इसके सदस्य थे। सचिव कौन थे इसके, तो PG फिलिप्स जो थे इसके सचिव थे। ठीक, आगे देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न, आप सभी लोग देखें 20 नंबर प्रश्न, NCERT का गठन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT का गठन शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में किया था। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछेगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड जो है ट्रेनिंग की स्थापना कब की गई, यानी NCERT की स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ, तो 1961 में हुआ। यह एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है, मतलब कि स्वायत्तता मतलब कि अपने हिसाब से कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त होती है। कौन कौन इसका सदस्य होता है देखते हैं। भारत सरकार का शिक्षा
परामर्शदाता, जो भारत सरकार का जो शिक्षा जो है परामर्शदाता, जो मतलब परामर्शदाता होता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार को बताता है कि शिक्षा में ऐसी ऐसी चीज़ें की जाएं, वह भी इसका सदस्य होता है। किसका? एनसीईआरटी का। वहीं बात की जाए दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जो होता है वह भी एनसीईआरटी का क्या होता है? सदस्य होता है। वहीं बात की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो चेयरमैन होता है वह भी, यूजीसी का जो चेयरमैन होता है वह भी जो है एनसीईआरटी का क्या होता है? उसमें सदस्यता होती है उसकी। वहीं बात की जाए आगे, प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि होता है कि हर एक राज्य से एक एक व्यक्ति जो होता है वह इसमें सदस्य होता है। वहीं बात की जाए पांचवा, तो भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जो होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, जैसे कि संसद भवन में जो मनोनीत किए जाते हैं, आप देखे होंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, वैसे ही इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, वही 12 सदस्य वह भी इसके सदस्य होते हैं। तो एनसीईआरटी के 12 सदस्य जो आपके विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए होते हैं उनको भी इसमें रखा जाता है। ठीक, यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मानव विकास संसाधन मंत्रालय मतलब क्या होगा? MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, एनसीईआरटी के कोई 4 उद्देश्य बताइए। एनसीईआरटी के कोई 4 उद्देश्य समझे। सब पहले समझे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के प्रमुख 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य समझे, शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना एवं उसकी उन्नति और समन्वय के लिए कार्य करना। दूसरा कार्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करके उसका संचालन करना। तीसरा कार्य है कि प्रसार सेवाओं का संगठन करना। और चौथा कार्य है बहुउद्देशीय शिक्षालयों के लिए उत्तम शिक्षक तैयार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या किसके कार्य होती हैं? ये सारे के सारे कार्य एनसीईआरटी के होते हैं। और यह उद्देश्य के लिए, इन कार्यों की पूर्ति के लिए मतलब ऐसा उद्देश्य होता है उनका, जो आपका क्या होता है? एनसीईआरटी होती है। ओके, आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। बाईस नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, जिसको नीपा के नाम से जाना आता है, इस पर प्रकाश डालिए। मतलब क्या? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, जिसको नीपा आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले समझिए, इस संस्थान को भारत सरकार ने शैक्षिक नियोजन के एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा की संस्था के रूप में स्थापित किया है। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई है नीपा की? तो सन जो है बात की जाए तो 1962 में यूनेस्को के 7-10 वर्षीय संविदा के तहत स्थापित किया गया था इसको। उस समय इसका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस संविदा की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्थान को अपने हाथों में ले लिया और उसका नाम रखा नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन जो है प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब नीपा जिसको आप कहते हैं, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। ओके, मई 1979 मतलब मई 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान का वर्तमान नाम रखा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो आपसे पूछेगा नीपा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न आप लोग देखें। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर, शिक्षा प्रशासन की सहायक किन्हीं 5 परामर्शदात्री संस्थाओं के नाम बताइए। शिक्षा प्रशासन की सहायक किन्हीं 5 परामर्शदात्री संस्थाओं का नाम बताइए। शिक्षा प्रशासन की सहायक परामर्शदात्री प्रमुख 5 संस्थाएं निम्नलिखित है। पहली संस्था आपकी है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, दूसरी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल जो है इसकी स्थापना जो एक प्रकार से की बात की जाए 1989 के जो है एक हिसाब से की गई थी। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, या मंडल आयोग जो होता है यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल जो होता है उसके बहुत सारे कार्य जो हैं उसको सौंपे गए, उसके उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि मंडल शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास एवं प्रसार का अध्ययन और पुनरावलोकन जो करना होता है, सभी का कार्य किसका होता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का ही होता है। ठीक, समझेंगे। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गई। अगले है आपके ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति। ये जो है 5 जो है आपकी क्या है
ये परामर्शदात्री 5 प्रमुख संस्थाएं होती हैं, शिक्षा प्रशासन की सहायक होती है। शिक्षा प्रशासन में सहायता प्रदान करती कौन कौन सी, ये 5 जो है आपकी समितियां कौन कौन सी यानी संस्थाएं जो होती हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और तीसरा आपका अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, चौथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, और आपका अगला है आपका ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति आदि। ठीक, 24 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सितंबर 1985 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो सितंबर का महीना था 1985 में की गई। ठीक, देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा योजना और मुक्त जो है विश्वविद्यालय के प्रारंभ और विकास के लिए ऐसी व्यवस्था का समन्वय और स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों को निम्न स्थान द्वारा हम प्रदान किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले देखें, पहली बात तो होती है कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को विशेषता सुविधा विहीन वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ करवाना किसका कार्य होता है, यह कार्य होता है मेरे भाई किसका, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य होता है। ठीक, आगे देखें, दूसरा विशिष्ट वर्गों जैसे कि महिलाओं हो गया, जो पिछड़े क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं आदि में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चालू किया जाए। तीसरा चाहिए इसका क्या होता है कार्य की जानकारी तथा कुशलता बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा यानी सस्टेनेबल एजुकेशन ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में 16 क्षेत्रीय केंद्रों तथा 214 अध्ययन केंद्रों का विस्तृत छात्र सहयोग एवं सेवा तंत्र खड़ा किया था। ठीक, किया है। अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, ग्रामीण विश्वविद्यालय क्या होते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सूक्ष्म रूप से मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं उनको गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अभी जो है जल्दी क्लास आपकी समाप्त होने वाली है। ठीक, ध्यान रखिए, जल्दी ज़्यादा तो लंबी क्लास आपकी नहीं बची हुई है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तर पर संचालित करने की योजना है। इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय के ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। इसमें महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी जो विचार हैं उन्हीं के अनुरूप विकसित करवाया जाएगा शिक्षा। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा संबंध संस्थाओं और कार्यक्रमों की सहायता दी जाएगी ग्रामीण विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, विश्वविद्यालयों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रशासन की दृष्टि से 2 प्रकार के विश्वविद्यालय मिलते हैं, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा राज्य विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनका संपूर्ण भार केंद्र सरकार पर होता है उसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। और जो राज्य वाले होते हैं ये राज्यशील मतलब राज्य शासित विश्वविद्यालय होते हैं और इनका संपूर्ण भार राज्य सरकारें देखती हैं। ठीक, उक्त दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, पहले देखें। पहला आपका संबंधक विश्वविद्यालय, दूसरा क्या है, दूसरा आपका मेरे भाई एकात्मक विश्वविद्यालय और तीसरा संघात्मक विश्वविद्यालय। संबंधक विश्वविद्यालय कौन होते हैं, संबंधक विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र से संबद्ध महाविद्यालयों को हम क्या कहते हैं, मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय को हम क्या कहते हैं, संबंधक विश्वविद्यालय कहते हैं। जो कि या किसी को बताएं कि तुम्हारा अधिकार क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, तो संबंधक विश्वविद्यालय यानी अपने अधिकार क्षेत्र से संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय होते हैं यहाँ। ठीक, दूसरा क्या, एकात्मक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार रखा जाता है। इसके द्वारा एकात्मक विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार रखा जाता है, मतलब रखा है। शिक्षकों की नियुक्ति आदि स्वयं करता है कौन, एकात्मक विश्वविद्यालय जो होता है। संघात्मक विश्वविद्यालय देखें, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आस पड़ोस के जो कॉलेज होते हैं, जो प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सारे के उसमें संघात्मक विश्वविद्यालय से देखते तमाम सारे महाविद्यालय हैं। आपका भी जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं महाविद्यालय में वह कहीं ना कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी से अटैच होगा, तो संघात्मक विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षा के वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। विश्वविद्यालय में जो पैसा वगैरह आता है शिक्षा में कहाँ से आता है, तो विश्वविद्यालयों में संबद्ध कॉलेजों की आय का स्रोत केवल छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क अथवा दान होता है। इससे सबसे विश्वविद्यालय बहुत कम खर्च पूरा हो पाता है, दान की निश्चिंता नहीं होती। मतलब इसको तो हमने आपको पहले ही बता दिया लेकिन फिर भी एक प्रकार से पढ़ दूँ। इसमें क्या होता है,
इसमें उच्च शिक्षण संस्थाएं आर्थिक संकट में पड़ी रहती हैं। इस संकट को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थाओं की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। राधाकृष्णन आयोग बना था। उस आयोग ने शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक दशा का अध्ययन करके सुझाव दिया कि सरकारी आयोग का उपयोग अध्यापकों के वेतन, अध्यापन अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन, शिक्षा प्रसार, संस्था के भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि पर क्रिया की जानी चाहिए। ओके। 28 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, भारतीय शैक्षिक प्रशासन की 5 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख 5 समस्याएं निम्नलिखित हैं। विस्तृत क्षेत्र वाले भारत जैसे देश में केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं है। क्या केंद्रीय विस्तृत क्या पूछा गया आपसे प्रश्न कि भारतीय शैक्षिक प्रशासन की 5 समस्याएं। भारतीय शैक्षिक प्रशासन की 5 समस्याएं कौन कौन सी समझें। पहली समस्या यह है कि विस्तृत क्षेत्रफल पर, विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्रफल पर भारत जैसे देश में केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं कि हाँ एक ऐसा पाठ्यक्रम लागू करे जो सभी विश्वविद्यालय में चले और उसमें सभी लोगों को उसी तरीके से शिक्षा ग्रहण करवाई जाए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। वही बात की जाए दूसरे चीज़ों के बारे में, राज्य अपनी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं। क्या राज्य अपनी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? केंद्र पर निर्भर करते हैं। यह भी एक प्रकार से समस्या ही है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर समस्या, शैक्षिक प्रशासन में केंद्र के अधिक हस्तक्षेप के कारण राज्यों की स्वतंत्रता छिन्न हो जाती है। यह भी एक कारण है, मतलब की समस्या है। अगला प्रश्न देखें, सीमित संसाधनों के कारण केंद्र सभी राज्यों को समान वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध करवा पाता। यह भी एक समस्या है। अगला देखते हैं, किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये, मतलब किसी को 10 करोड़ भेज दिया, किसी को 20 भेज दिया, किसी को हो सकता है 5 ही करोड़ गया हो। तो ऐसे में तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगला देते हैं 5वां, केंद्रीय शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण के कारण क्या होता है। केंद्रीय शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण के कारण राज्य शिक्षा व्यवस्था अपने अनुरूप नहीं बना पाते। कि राज्य अपने हिसाब से अगर शिक्षा करवाना चाहे कोई तो अपने अनुरूप शिक्षा नहीं बना सकते, केंद्र पर उसको निर्भर करना पड़ता है। ये तमाम सारी समस्याएं होती हैं। आगे थोड़ा समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर प्रश्न, नवोदय विद्यालयों के बारे में कोई 4 उद्देश्य बताइए। नवोदय विद्यालय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, भारत सरकार ने सन 1985 से 1986 में देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारंभ की। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि भारत सरकार ने नवोदय विद्यालयों के कब शुरुआत की उसको, तो 1985 से 86 में शुरुआत की। इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति का पंजीकरण 28 फरवरी 1985 को किया गया। नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं, आपके सामने प्रदर्शित हैं, देखिए इसको। पहला उद्देश्य है कि समानता और सामाजिक न्याय के कारण उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करना, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने तथा सीखने का अवसर प्रदान करने का माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। किसका? नवोदय विद्यालय का। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों से जाते हैं, वहाँ पर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ऐसे में तमाम सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों के लोग आएंगे। इससे क्या होगा? राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, लोगों के अंदर एक प्रकार से बढ़ेगा कि हाँ राष्ट्रीय एकता में एक प्रकार से वृद्धि होगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने का दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ, बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तीसरा नंबर प्रश्न है कि उसकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना। उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना किसके? बालकों की। ठीक, किसका कार्य होता है? नवोदय का। अगला है आपका चौथा नंबर कि राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनाना, यह भी इसका कार्य होता है। समिति का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जो नवोदय विद्यालय है उसकी समिति जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है भैया दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, सॉरी दिल्ली में स्थित है। तो आपसे एग्जाम से पूछे कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, शैक्षिक प्रशासन की किन्हीं 5 आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की किन्हीं 5 आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला देखिए, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। शैक्षिक प्रशासन की 5 आधुनिक प्रवृत्तियाँ देखते हैं हम, आगे चल करके देखें। ये आपके सामने प्रदर्शित हैं। पहली क्या आधुनिक प्रवृत्ति? गृह, विद्यालय और समाज।
के बीच में समन्वय स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी प्रवृत्ति देखें, शिक्षा के क्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति। तीसरा है कि शिक्षा प्रशासन में लोकतंत्रीय सिद्धांतों को अपनाने की प्रवृत्ति। चौथा चीज़ ये है कि पाठ्यक्रम का पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण करने की प्रवृत्ति। पांचवा है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रवृत्ति। ये सारी की सारी प्रवृत्ति हैं किसकी? ये शैक्षिक प्रशासन की प्रवृत्तियाँ हैं। आगे देखते हैं मतलब नेचर। 31 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी जिसको MHRD कहते हैं, अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, के विभागों के नाम बताइए। इसके कौन कौन से विभाग होते हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन यानी कि इसका गठन 26 सितंबर कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को किया गया था। 26 सितंबर 1985 को किया गया था। इस मंत्रालय के निम्नलिखित 5 विभाग हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं आपके सामने। तो आपसे पूछेगा कि MHRD के कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। कौन कौन से? पहला विभाग आपका है शिक्षा विभाग, दूसरा क्या है? संस्कृति विभाग, तीसरा क्या है? कला विभाग, चौथा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और पांचवा आपका आएगा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड्स केयर। तो इन सभी के लिए मतलब कि जो है महिलाओं या फिर बच्चों को देखभाल करने की एक प्रकार से संस्था। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह है, फिर यूथ को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए यह भी एक प्रकार से है। संस्कृति और शिक्षा और कला, इन सभी के एक प्रकार से यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानव विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग होते हैं, जिसके अंतर्गत इस तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक निर्णायक अंग होता है। इसको राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया है, जो मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति शिक्षा विभाग का जो मंत्रालय मतलब मानव विकास संसाधन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला होता है, वही शिक्षा मंत्री भी आपका होता था, लेकिन अब थोड़ा उसमें चेंजमेंट हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। डाइट पर टिप्पणी लिखिए। डाइट क्या होता है? डाइट हमने फुल फॉर्म आपको बताई थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। 8वीं योजना के अंतर्गत 450 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 363 जिला प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो गए हैं। इन संस्थानों को उत्तम कोटि की पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को संसाधन सहायता प्रदान करते हैं, और साथ ही यह संस्थान प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों तथा प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं संस्थान प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों के वर्ष 1993 से 1997 के दौरान प्राथमिक स्कूलों के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे ये शिक्षक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित हो सकें। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने यही है। फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को, और ज़्यादा संख्या में लोग आ नहीं पाते हैं। वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए। 33 नंबर पर देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। यह मंडल शिक्षा मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की क्या होती है? धुरी होती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो मंडल शिक्षा मंत्रालय होता है उसकी क्रियाओं की धुरी कौन होती है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद जो होता है वह मंडल शिक्षा मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की धुरी होती है। इसी के चारों ओर यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के चारों ओर जो है मंडल शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम फैले हुए होते हैं। इस मंडल का संगठन निम्न प्रकार से होता है, उसको देखें आप। पहला होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी अध्यक्ष होता है इसका। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है वह केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता जो होता है यह भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का एक प्रकार से अंग ही होता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 14 सदस्य जो होते हैं, इनमें 4 स्त्रियां जो होती हैं, सबके सब इसी के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने, संसद के 5 सदस्य जिनमें 2 राज्यसभा और 3 लोकसभा के सदस्य होते हैं, यहाँ भी शामिल होते हैं। 5वां, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के 2 सदस्य जिनको परिषद स्वयं मनोनीत करती है, वह भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, होते हैं, इसमें सदस्यता होती है इनकी। 6वां है, भारत सरकार के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों में से अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चयनित 2 सदस्य जो होते हैं, यहाँ भी इसके सदस्य होते हैं। 7वां, प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता है जो कि शिक्षा मंत्री होता है।
मतलब प्रत्येक राज्य का शिक्षा मंत्री जो होता है इसका सदस्य होता है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं 8वां नंबर, मंडल के सचिव जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। मंडल आयोग के सचिव जो होते हैं, और मंडल आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है, वह भी इसके सदस्य होते हैं। यह था एक प्रकार से आपके सामने हमने तमाम सारे मुद्दों को रख दिया। सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। गुड नाइट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला IT पॉइंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वागत आपका हमने पहले ही कर दिया था, स्वागत वो आदत पड़ी है वो इसलिए निकल जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो पुराने मॉडल पेपर्स अपलोडेड हैं उनको जरूर देखेंगे आप लोग। पेपर 2 से संबंधित मॉडल पेपर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा।